Hello dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. Children, this is your science book and the name of your book is Science Horizon Inspiring Tomorrow's Innovators. So children, let's start with a new chapter and this is chapter number 3 of your book. And the name of the chapter is Heat. In this chapter, we are going to learn about hot and cold, the concept of heat and temperature, difference between heat and temperature, measuring temperature, flow of heat, transfer of heat, and good and bad conductor of heat. So, heat is a form of energy and it makes a substance hotter. Heat can not be seen by us. We can feel the heat by the temperature effect it produces. So heat क्या है? ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और देख नहीं सकते हैं. When heat is given to a substance, the temperature increases and it becomes hotter. For example, when a utensil is kept on a flame, gas stove, it gets heated. Its temperature increases and it becomes hot. So, कैसे heat work करता है? जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, उसका जब temperature बढ़ाते हैं, it becomes hotter. वो गर्म होने लगता है, hot होने लगता है. For example, अगर एक किसी बर्तन को हमने लिया और उसे गैस के ऊपर रखा तो क्या होगा? जो गैस की जो हीट है वो टेम्परेचर जो है यूटेंसिल की हीट को इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे वो जो बर्तन है वो गर्म होने लगेगा. ऑन द अदर हैंड, व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूटेंसिल से अगर हीट को रिमूव कर दिया जाए, देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स कोल्ड. और जैसे हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया, धीरे धीरे उस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा और वो जो बर्तन है वो ठंडा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाटर इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर, देन हीट गेट्स रिमूव फ्रॉम वाटर. जैसे ही पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है? जो भी हीट रहती है उसकी वो जो है कम होने लगती है. इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स कोल्ड. तो पानी का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है और वो ठंडा हो जाता है. What is hot and cold? In our daily life, we come across a number of objects. Some of these objects are hot, whereas others are cold. For example, tea is hot, but ice is cold. Soup is hot, but ice cream is cold. A spoon kept in a cup is hot. A cup of hot milk is hot, whereas fruit juice is cold. A frying pan kept on a burning gas stove is hot, but the handle of the frying pan is cold. Even among the hot objects, some objects may be hotter than the other. Similarly, among the cold objects, some objects may be colder than others. So children, here it's written that कि जो भी hot चीजें हैं, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो हॉट हो जाते हैं और कुछ चीजें होती हैं जो कोल्ड होती हैं. हम अपने डेली लाइफ में कई ऐसी चीजें यूज करते हैं जो हॉट या फिर कोल्ड होते हैं. जैसे जब हम चाय पीते हैं तो हम उसे हॉट पीते हैं, लेकिन आइस जो होता है वो कोल्ड होता है. सिमिलरली सूप भी हमें हॉट पसंद है, बट आइसक्रीम हमें कोल्ड चाहिए. स्पून को अगर हमने एक गर्म दूध में रखा तो क्या होगा? स्पून भी धीरे धीरे हॉट हो जाएगा, लेकिन फ्रूट जूस हम कोल्ड ही पीते हैं. फ्राइंग पैन को अगर हमने बर्नर पे रखा तो वो हॉट हो जाएगा, लेकिन उसका हैंडल अभी भी कोल्ड है. और इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. वी यूजुअली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड जस्ट बाय टचिंग इट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है ये डिसाइड हम कैसे करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को टच करके. Provided it is not too hot or too cold. वो ऑब्जेक्ट ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा. Sometimes, however, our sense of
touch is not reliable in telling us whether our object is really hot or cold. So कई बार क्या होता है, हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो इतना अच्छा नहीं होता है जो भी हमें बता सके कि कोई भी चीज हॉट है या फिर कोल्ड है. द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. अब हीट एंड टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. हीट का मतलब होता है, हीट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है एनर्जी का एक बहुत ही कॉमन फॉर्म. हीट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन फील बट कैन नॉट सी. सो हीट वो फॉर्म है एनर्जी का जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं बट उसे देख नहीं सकते हैं. इट कॉजेज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. तो किसी भी चीज को टच करके हम बता सकते हैं कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है. व्हेन इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जब वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होता है. इन विंटर वी सिट इन द सन और नियर द हीटर टू फील वार्म. सो हम विंटर्स में क्या करते हैं, किसी हीटर के पास बैठते हैं या फिर सन में बैठते हैं. क्यों से बैठते हैं, क्योंकि हमें वार्मथ चाहिए. दिस इज ड्यू to the heat received by us from the sun or the heater that we feel warm but we are not able to see. ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीट है, जो हीट रिसीव की जा रही है हमारे द्वारा सन से या फिर किसी हीटर से, that we feel warm but we are not able to see. हमें उस हीटर की गर्मी तो मिल रही पर हम उस गर्मी को नहीं देख पा रहे हैं. Now children, let's learn about the sources of water. The main source of heat, the sources of heat. The main source of heat are as follows. So here we are going to learn about a few of the sources of heat, जो हमें बताएंगे कि हमें heat किन किन चीजों से मिलती है. So here the very first example is of the sun. Sun है जो हमें सबसे ज्यादा heat देता है. It is the ultimate source of heat for all the living beings on the earth. So sun एक क्या है, ultimate source है जो हर एक living being जो इस nature में है उन सब को वो heat provide करता है. Planets used the heat of the sun to prepare their plants use the heat of the sun to prepare their food. अब प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी को या फिर हीट को यूज करते हैं ताकि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू सर्वाइव बाय द हीट ऑफ द सन. सो ह्यूमन बीइंग्स भी जो है, हम ह्यूमंस जो हैं वो भी सन की हीट रहती है इस वजह से ही सर्वाइव कर पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज फ्यूल. फ्यूल इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी. फ्यूल क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो जिसे बर्न किया जाता है, किस लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, कुकिंग गैस आर सम ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स. तो यहाँ पे वुड और ये जो डिफरेंट थिंग्स हैं आप देख सकते हो, ये चीजें कब यूज की जाती हैं, फ्यूल को जनरेट करने के लिए. ये कुछ फ्यूल्स हैं. The heat produced by burning fuel is also used to drive engines, to run cars and also to generate electricity. So ये जो fuels हैं इन्हें use किया जाता है इन purposes में, engines को drive करने के लिए, car को run करने के लिए, even to generate the electricity. So these are a few fuels that we use and that are a source of energy. Now the next is electricity. In winters, electric heaters provide heat. Winters में ये जो electric heaters है क्या करते हैं, हमें heat provide करते हैं. We use geysers to heat water. और geyser को use करते हैं ताकि हम water को गर्म करके उससे नहा सके. In all these appliances, filament is present. अब इन ये जो भी appliances है इसमें एक product होता है, वो होता है filament. ये जो आपको filament दिख रहा है, this is the filament. Electricity heats up the filament of these appliances. So in appliances में जो filament होता है उसे कौन गर्म करता है, उसे electricity जो है warm कर देती है, जिसकी वजह से ये filament हमें warmth पहुंचाते हैं. Now the next is
फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन से भी हमारी बॉडी में हीट जनरेट होता है. When we rub our palms, they become warm. So जब ठंडी के मौसम में हम अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? उससे हमें वार्मथ मिलता है. A matchstick catches fire when rubbed due to friction. अब मैचस्टिक जब हम माचिस को जलाते हैं तो क्या करते हैं? उसके बॉक्स पे हम मैचस्टिक को घिसते हैं और घिसने से क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जिससे वो मैचस्टिक जल जाती है. You can see the person is rubbing his palms. Now, what are the characteristics of heat? Let's read. Heat is a form of energy and it has no shape, no mass, no color, no odor, no volume and no weight. It is invisible. So heat में ये सारी चीजें नहीं होती हैं. ना तो उसका कोई कलर होता है, ना शेप, ना कोई स्मेल. ओडर मीन्स स्मेल. ना ही वो कोई स्पेस लेता है, ना ही उसका कोई वेट होता है. The presence of heat is felt only through its effect on matter. So जो भी हीट होता है, the presence of heat, हीट है या नहीं है ये कैसे फील कर सकते हैं हम? किस उस चीज के इफेक्ट से, कि किसी चीज पे वो इफेक्ट डाला तो हमें पता चल जाएगा कि हीट है यहाँ पे. Heat is a form of energy that can be transferred from one body to another. हीट एक ऐसी एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है. For example, the water becomes cold when ice cubes are put into it. वाटर में अगर हमने आइस क्यूब डाल के बर्फ डाल दी तो क्या होगा? वाटर कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. On pouring a glass of hot water in the basin, it becomes warm. So जैसे हमने गर्म पानी को वॉश बेसिन में डाला तो क्या होगा? वो वॉश बेसिन भी वार्म हो जाएगा. Thus the heat energy is transferred from one body to another. So वो जो वार्म वाटर था उसकी एनर्जी कहाँ चली गई? वॉश बेसिन में चली गई. Thus the heat energy is transferred from one body to another due to temperature difference. So ये जो heat energy है वो एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है. The direction of energy transfer is always from a body at a high temperature to a body at a lower temperature. ये जो डायरेक्शन होता है एनर्जी का वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगता है. Now the next point is heat energy can be transferred into one form of energy. Example, heat energy can be changed to light energy. That is, on heating iron it becomes red hot and emits light. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी हीट एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है उसको दूसरे फॉर्म में. जैसे कि हीट एनर्जी अगर है तो हम चेंज कर सकते हैं लाइट एनर्जी में. जैसे कि अगर हमने गरम प्रेस लिया, आयरन लिया, उसे हमने गरम कर दिया, रेड हॉट हो गया, एकदम लाल ऐसा गरम हो गया तो क्या होता है? इसमें से आप देखोगे कि लाइट भी निकलती है. जैसे ये लाइट इसमें दिख रही है आपको. सो हीट एनर्जी अब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है. हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. That is, the steam can move an engine. जो steam है वो engine को move कर सकता है. Other forms of energy can be transformed into heat energy. जो दूसरे forms होते हैं energy के उसे heat energy में भी convert किया जा सकता है. Example, on burning a candle, the chemical energy is transformed into heat and light energy. So अगर हमने किसी भी कैंडल को जलाया तो क्या होगा? उसका जो भी केमिकल एनर्जी थी वो सारे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हीट और लाइट एनर्जी में. When we switch on the electric bulb, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाते हैं तो क्या होता है? The electrical energy gets transformed into heat and light energy. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जिससे वो हीट भी देता है हमें और लाइट भी देता है. Now when an object is heated it may change its shape, state and temperature. So जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसका जो है साइज भी चेंज हो सकता है, स्टेट और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है. मीन्स स्टेट मीन्स फॉर्म भी चेंज हो सकता है. Now children, let's learn what is temperature. In our daily life
we come across hot and cold objects. So अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारे हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं. We use words like chilly, warm, hot, cold, lukewarm, etc. So ये सारे words हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. An ice cube feels cold while water from a geyser feels hot. A sense of touch from for hot and cold can sometimes be misleading. Let us understand it with the help of a simple activity. So कई बार होता है कि कोई चीज हॉट या कोल्ड होती है लेकिन हम उसे फील नहीं कर पाते हैं. So for this we are going to do an activity. As our sense of touch is not accurate, अगर हमारा जैसे कि हमारा जो sense of touch है वो accurate नहीं है and reliable, we use the term temperature in scientific language to express how hot and cold the body is. Thus, temperature is a quantity that determines the degree of hotness and coldness of the body. So, जो भी temperature होता है वो जो है क्या बताता है, वो किसी भी चीज के हॉटनेस या फिर कोल्डनेस के बारे में बताता है. When the body is heated, its temperature rises. जब बॉडी को हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है. And when body is cold, its temperature fall. और जब बॉडी को जो ठंडा किया जाता है उसका टेम्परेचर गिर जाता है. So temperature is the effect of heat of a body that measures its degree of hotness. So टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी बॉडी के डिग्री ऑफ हॉटनेस को बताता है या फिर कोल्डनेस को बताता है. It determines whether the body will receive heat or give out heat. So ये बताता है कि जो बॉडी है वो हीट को रिसीव करेगी या हीट को देगी. If it comes in contact with another body, अगर वो किसी और बॉडी के कांटेक्ट में आती है. So children, now let's learn the difference between heat and temperature. अभी हमने दोनों terms पढ़े हैं, what is heat and what is temperature. Now let's learn what is the difference between the two. In our daily, everyday usage, we describe things as hot, cold, lukewarm, icy, cold, etc. So daily life में हम इन सारे words को use करते हैं. This means that we increase or decrease the degree of the hotness of a substance. तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी substance की डिग्री को increase या फिर decrease की डिग्री को हम change करें. The quantity that we use to compare the hotness and coldness of a body is referred to as a temperature. वो quantity जो हम use करते हैं compare करने के लिए किसी भी चीज की hotness या फिर coldness को, उसे हम temperature कहते हैं. The heat and temperature are two different concepts. ये दोनों जो हैं ये दो different concepts हैं. Heat causes temperature. Heat से temperature बन सकता है. Thus, they exist a cause. इसलिए एक cause यहाँ पे exist करता है. Effect is the relation between them. और जो effect है वो इन दोनों के बीच में जो relation है उसको describe करता है. Heat is the cause and temperature is the effect. Heat जो है cause है और temperature क्या है, उसका effect है. For example, when the body is heated, its temperature increases. So अगर body को heat करेंगे तो क्या होगा, उस body का temperature बढ़ जाएगा. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो heat है वो cause है और temperature क्या है, उसका effect. The difference between heat and temperature are as follows. Now let's learn the difference. So children, here the table is given. Let's read it. In the left corner is the table describing the heat, and in the right corner the table is describing temperature. So heat is a form of energy. Heat जो है एक energy का form है. And here it is a quantity that determines the degree of hotness or coldness of a body. ये तो एक एनर्जी का फॉर्म है, बट ये क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर. ये टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देयर कैन बी नो टेम्परेचर विदाउट हीट. तो हीट के बिना कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता है. अब यहाँ क्या लिखा है, टेम्परेचर इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हीट. टेम्परेचर जो है हीट की वजह से ही होता है. सो दिस इज द डिफरेंस.
Now the third difference is it raises the temperature of the body. Body का temperature को raise करता है and it does not determine the direction of flow of heat. और ये body के direction को determine नहीं करता. It determines the direction of flow of heat. अब जो temperature है वो determine करता है direction of flow of heat. That is from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. So high temperature वाली body से lower temperature वाली body को के direction को ये बताता है. Now the direction of transfer of heat does not depend on the quantity of heat. So direction जो होता है वो quantity पे dependent नहीं होता है. But यहाँ पे direction of transfer of heat depends on the temperature. जो direction होता है transfer का वो temperature पे ही depend करता है. तो यहाँ depend नहीं करता है on heat, but यहाँ पे depend करता है. Now the fifth point is it is measured in joule or calories. So heat को हम joule या फिर calories में measure कर सकते हैं, but it is measured in the degree Celsius और degree Fahrenheit. So इन दोनों में temperature को measure किया जाता है. So these are a few of the points that shows us the difference between the two. Now heat is the sum of energies of all the molecules, while temperature is the average kinetic energy of the molecules. So heat क्या है? Sum of energy है of all the molecules, जितने भी molecules हैं उनके. लेकिन जो temperature है वो एक kinetic energy है of a molecule. Now what is measuring temperature? Let's learn about it. So measuring temperature क्या है? The instrument that is needed to measure the temperature of an object accurately is called the thermometer. अब हम temperature को कैसे measure करते हैं that we are learning here. तो हम temperature को हमेशा thermometer से ही measure करते हैं. There are different kinds of thermometers available. तो हर एक different purpose के लिए different type का thermometer use हम करते हैं. There are different kinds of thermometers available. And they are used for measuring temperature of different materials or temperature of different ranges. Let us study about different types of thermometers. So here the first thermometer that you are going to learn about is clinical thermometer. जो clinic में मिलते हैं, जो doctors के पास मिलते हैं. This is the picture of it. So it is used to measure the temperature of a human body. Means hospitals में हम जाते हैं तो हमारी body की temperature को नापने के लिए these thermometers are used, and it is based on the principle that liquid expands on heating and contracts on cooling. So ये इस principle पे work करता है. जिस principle का क्या नाम है कि liquid को जब गर्म किया जाता है तो वो expand करता है और जब ठंडा किया जाता है तो वो contract करता है, means कम हो जाता है. The temperature is measured in degrees Celsius. यहाँ पे जो temperature है उसे हम degree Celsius में measure करते हैं. And it has marking in the short range between 35 degrees Celsius and 42 degrees Celsius. So 35 degrees Celsius से लेके 42 degrees Celsius तक इसमें लिखा रहता है. And it is because no human can survive with the body temperature below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. इतना मेजरमेंट क्यों लिखा रहता है उसमें? इसलिए लिखा रहता है क्योंकि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है वो इससे कम के टेम्परेचर वाला इंसान कभी जिंदा नहीं रह सकता और ना इससे ज्यादा टेम्परेचर वाला इंसान. सो द नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस. सो अगर नॉर्मल ह्यूमन का आप टेम्परेचर देखोगे तो उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. द फिगर गिव्स alongside shows the clinical thermometer. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी एक clinical thermometer but it is in the digital form. A clinical thermometer consists of a capillary tube with one end close to a cylindrical glass bulb. So अभी clinical thermometer जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो कैसे बनता है? उसके अंदर एक capillary tube होती है जिसका एक एंड क्लोज रहता है और ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास बल्ब के अंदर बंद रहता है. एज इट्स अदर एंड दैट कंटेन मर्क्यूरी. अब इसके अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है. देयर इज अ स्मॉल किंक और वेंट कॉल्ड
constriction present near the bulb. So bulb के पास एक छोटा सा small क्या होता है, bend होता है. This can prevents the mercury from flowing back into the bulb. So ये जो bend होता है ये क्या करता है, mercury को वापस से bulb में flow करने से prevent करता है. When the thermometer is taken out of the patient's body, जब जो है ये thermometer patient की body से निकाला जाता है. So the doctor can read the temperature without hurrying up. So इसीलिए temperature जो है डॉक्टर बहुत आसानी से बिना जल्दी मचाए भी पढ़ सकता है. If it is to be used again, अगर इसे दोबारा से यूज करना है, then it is given a slight jerk. So अगर इसे दोबारा इस थर्मोमीटर को यूज करते तो हम इसे हल्का सा जर्क देते हैं. This enables the mercury to flow past the king back into the bulb. अब इससे क्या होता है, मरकरी वापस जो है अपने बल्ब वाली पोजीशन पे आ जाता है. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius is indicated on its scale by a red arrow. So red arrow से वहाँ पे मेजर रहता है कि normal human temperature क्या है, 37 degree Celsius. At times the temperature thermometer is marked in another unit. अब टाइम्स में क्या अलग अलग टाइम पे क्या होता है, जो थर्मोमीटर होता है उसमें दूसरी यूनिट भी होती है और वो क्या होती है, फ़ारेनहाइट F. In this unit the normal temperature of a human healthy person is 98.6 degree. The temperature of a human body varies in the range from 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. Now, how can we use a clinical thermometer? कैसे यूज करना चाहिए? The following steps must be followed by using the clinical thermometer. Wash the thermometer before using it with an antiseptic solution or clean water. So thermometer को यूज करने से पहले हमें या तो antiseptic solution से वॉश करना चाहिए या फिर clean water से. Never wash it with hot water as it may break. So इसे जो कभी भी गर्म पानी से वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि थर्मोमीटर टूट सकता है. Dry it with a clean cloth or a cotton swab. या तो कॉटन से साफ करें या फिर एक साफ कपड़े से. This must be done every time before using it. So यूज करने से पहले हमें हमेशा थर्मोमीटर को ऐसे क्लीन करना चाहिए, उसके बाद यूज करना चाहिए. Now hold the thermometer firmly and give 2 or 3 soft jerks. अब थर्मोमीटर को हाथ में पकड़ना है फॉर्मली, आराम से, और 2-3 सॉफ्ट जर्क देना है. This is to bring the mercury below 35 degrees Celsius. ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम मर्क्यूरी को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक ला सके. In order to measure the body temperature, keep the bulb of the thermometer either under the tongue or in the armpit for about 1 or 2 minutes. So अब जो है अगर आपको बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना है तो या तो थर्मोमीटर के जो बल्ब पोर्शन है उसे अपने टंग के नीचे रखो या फिर आर्मपिट मीन्स हाथ के नीचे वाली जो स्पेस है वहां रखो. कितनी देर तक के लिए? 1 से 2 मिनट्स तक के लिए आपको वहां पे रखना है ताकि आप अपना बॉडी मेजरमेंट, अपने बॉडी टेम्परेचर आप नाप सको. Now take it out after 2 minutes and read the temperature. So 2 मिनट के बाद उसे बाहर निकालो और टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं. This means read the mercury level of the thermometer. मर्क्यूरी का जो भी लेवल है उसे रीड करना है by holding it horizontally in the line of sight. So उसे जो है horizontally होल्ड करना और उसे फिर रीड करना. Now children, as we have learned how to use the thermometer, now let's learn about some of the precautions to be taken while using a clinical thermometer. So thermometer को यूज करते समय कुछ precautions हमें लेने चाहिए और क्या क्या है? Always clean the thermometer before and after every use. So हर यूज से पहले हमें थर्मोमीटर को क्लीन करना है. दूसरा पॉइंट क्या कहता है? While giving it a jerk, make sure that it does not hit against any other object, otherwise it would break. So जब हम इसको जर्क दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो चीज
वो थर्मोमीटर किसी भी चीज से टकराए ना, नहीं तो क्या होगा, वो थर्मोमीटर टूट जाएगा। Sit properly when the temperature thermometer is in your mouth. जब आपके माउथ के अंदर थर्मोमीटर है तो बहुत ही प्रॉपरली हमें बैठना है। This is to prevent the thermometer from breakage. तो इससे क्या होगा, थर्मोमीटर टूटेगा नहीं। If it breaks in your mouth, mercury will spread in your body. So अगर ये थर्मोमीटर आपके मुंह के अंदर टूट जाता है तो मर्क्यूरी आपकी बॉडी में फैल जाएगा। Mercury being poisonous may damage the nervous system. मर्क्यूरी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, उसमें जहर होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर सकती है। किडनी, लिवर एंड इम्यून सिस्टम, इन सारे बॉडी पार्ट्स को भी ये खराब कर सकती है। ऑलवेज टेक द रीडिंग इन प्रॉपर लाइट, और रीडिंग को हमेशा लाइट में ही ले। नेवर होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। सो बल्ब वाले पोर्शन से थर्मोमीटर को ना पकड़े जब आप रीडिंग ले रहे हो। Take the reading while holding the thermometer horizontally so that the level of mercury is along the line of sight. So thermometer को हमेशा horizontal पकड़ के ही उसमें से reading आप लो। Never sterile the thermometer in boiling water as a bulb will break. So कभी भी thermometer को clean करने के लिए आप उसे boiling water में ना डालें, जिससे क्या होगा, अगर आपने डाला तो क्या होगा, आपका thermometer टूट जाएगा। Keep the thermometer away from the heat, flame, etc. Otherwise it will break. So heat वगैरह से thermometer को दूर रखें, नहीं तो वो टूट भी सकता है। If the thermometer breaks, the mercury will spill in the form of small droplets. अगर thermometer टूटता है तो क्या होगा, mercury जो है छोटे-छोटे drops के रूप में गिर जाएगा। In order to dispose of the mercury, take some kneaded dough and roll it into a ball. So अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो जाता है, थर्मोमीटर टूट जाता है, उसमें से मर्क्यूरी बाहर आ जाता है, तो हमें क्या करना है उस मर्क्यूरी को हटाने के लिए वहां से, क्योंकि we know that mercury is poisonous, तो उसे हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है एक आटे का लोई लेना चाहिए, उसे एक बॉल बनानी चाहिए। Roll this ball over the mercury droplets till all the droplets are picked up. So इस बॉल को मर्क्यूरी के ऊपर अच्छे से रोल करना है ताकि जब तक वो मर्क्यूरी पूरा उस बॉल के अंदर ना आ जाए। Now put this dough ball in a polythene bag and tie it from above. So अब इस बॉल को एक polythene bag में डाल दो और उसे बांध दो। Give it to a nearby chemist for its proper disposal. और किसी पास के nearby chemist को ये दे दो ताकि वो उसको अच्छे से dispose कर सके। Now, Andreas Celsius was a person who proposed that a scale should be used in thermometers in 1742. तो 1742 में एड्रेस सेल्सियस ने जो है ये डिटरमाइन किया था कि जो है थर्मोमीटर में एक स्केल होना चाहिए जिससे लोग उसको प्रॉपर्ली मेजर कर सकें। दिस थर्मोमीटर दैट वी यूज टुडे वाज इन्वेंटेड इन 1866 by Sir Thomas Clifford Albert. So Sir Thomas Clifford Albert ने 1866 में थर्मोमीटर बनाया था जो हम आज यूज कर रहे हैं। Now let's learn about the laboratory thermometer. So अभी हमने पढ़ा about clinical thermometer जिसमें हमने एक डिजिटल थर्मोमीटर में पढ़ा था जो हमारी बॉडी के मेजरमेंट के लिए होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, we are going to learn about the laboratory thermometer. लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर है वो कैसे यूज किया जाता है, कैसा दिखता है, that we are reading. So here children you can see there's a picture of a laboratory thermometer graduated in 0 degree Celsius. The laboratory thermometer measures the temperature of object like boiling water, ice, etc. So boiling water या फिर ice इन सब के टेम्परेचर लेने के लिए ही हम ये laboratory thermometer यूज करते हैं। It consists of a tube of very fine bore called a capillary. So इसमें एक ट्यूब होता है जिसमें बहुत ही फाइन बोर होता है जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। One end of the tube is closed and the other end is in the form of cylindrical glass bulb. So एक एंड से बंद रहता है और जो दूसरा एंड है वो ग्लास बल्ब के शेप में होता है। The bulb is filled with mercury और इस बल्ब में ही mercury fill है। ये जो आप रेड पोर्शन दिख रहा है this is the mercury. This tube is
ग्रेजुएटेड इन डिग्री सेल्सियस। ये ट्यूब में जो भी रीडिंग पढ़ते हैं हम डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं। द कैपिलरी ट्यूब इज केप्ट एनक्लोज इन द ग्लास केस, और इस कैपिलरी ट्यूब को एक ग्लास केस में हम बंद करके रखते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर व्हिच इज मच लॉन्गर देन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो जो भी हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उससे लंबा होता है। देयर इज नो किंक इन द ग्लास ट्यूब, इसमें कोई भी किंक नहीं होता है। द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस इज टेकन टू बी 0 डिग्री सेल्सियस। सो मेल्टिंग आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज टेकन टू बी एज 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। द गैप बिटवीन दीज टू मार्क्स is divided into 100 equal parts. So इसके बीच में जो भी गैप्स होता है उसे 100 equal parts में डिवाइड किया जाता है. Each part is equal to 1 degree Celsius और हर पार्ट 1 degree Celsius के अकॉर्डिंग होता है. The marks are known as calibrations और इन मार्क्स को हम calibrations. Now children, let's learn about the precautions to be taken by using a laboratory thermometer. So क्या क्या precautions हमें लेनी चाहिए? While taking reading, the thermometer must be kept vertical. So जब भी हम रीडिंग ले रहे हैं तो हमें जो हमारा थर्मोमीटर है उसे कौन सी पोजीशन में रखना है? वर्टिकल पोजीशन में रखना है. The bulb of the thermometer should be proper contact with the substance whose temperature is to be measured. तो जिसका भी टेम्परेचर लेना है उसमें प्रॉपरली वो बल्ब जो इंसर्टेड होना चाहिए. The bulb of the temperature thermometer should not touch the sides of the or the bottom of the container that contain the substance. So वो substance जिसके अंदर कंटेंट है तो उस कंटेनर के जो साइड्स हैं या फिर जो बॉटम है उसे ये थर्मोमीटर टच ना करे. The reading should be taken when the thermometer is still immersed into the substance. रीडिंग तभी लेनी चाहिए जब जो है थर्मोमीटर को हमने सब्सटेंस में डाल रखा है. It should not be taken out for taking the reading. और इसे जो है रीडिंग लेने के लिए बाहर नहीं निकालना चाहिए. उसमें रखे ही हमें जो है मेजरमेंट लेना है, हमें रीडिंग लेनी है. The eye of the observer should be at the same vertical level as that of mercury. So जो आंखें होती है ऑब्जर्वर की जो उसकी रीडिंग ले रहा है उस पर्सन की आईज उसी लेवल पर होनी चाहिए जहाँ पे उस मर्क्यूरी का लेवल है. In the capillary tube only then should the reading be taken और तभी रीडिंग को लेना चाहिए. The temperature should not be used to measure the temperature above or below its higher or lowest capillaries. So जो भी टेम्परेचर है उसे हायर या लोअर कैपिलरीज के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, ना उससे ऊपर ना ही उससे नीचे. So children, what is the conclusion here? Thus the temperature obtained is the temperature of hot water. The main difference between the clinical thermometer and the laboratory thermometers are given here. So children, here the comparison is given between the two thermometers that we have learned. Let's read it. So here in the left corner is the clinical thermometer and the right corner is the laboratory thermometer. So clinical thermometer, it is short than the laboratory thermometer. A laboratory is bigger than the clinical one. अब जो clinical thermometer की जो range है that is 35 to 42 degree Celsius, but जो laboratory thermometer उसकी 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. There is a kink in the capillary of clinical thermometer present just above the bulb. So bulb से ऊपर एक किंक है बट यहाँ पे the kink is missing. अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे थे? रिमूव फ्रॉम द बॉडी टू रीड द टेम्परेचर. बॉडी से रिमूव किया जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीडिंग लेने के लिए, बट इन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर द बल्ब शुड रिमेन इन द कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस व्हाइल टेकिंग द रीडिंग. नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? It needs to be given a few soft jerks so that mercury falls below the lower fixing point before using it again. So थर्मोमीटर को यूज करने से पहले it should be make sure कि उसे 2-3 बार आप क्या कर रहे हो? सॉफ्ट जर्क दे रहे हो. But here no need of all this. Now 6th point in the clinical thermometer is
The king present in it does not allow the mercury level to fall on its own. So इसमें जो किंक होता है वो मर्क्यूरी को अपने आप गिरने नहीं देता, लेकिन लैबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, एज देयर इज नो किंक, यहाँ पे कोई भी किंक नहीं है. The mercury level falls as soon as it is taken out of the substance whose temperature is to be measured. So जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना है उसको लेते ही जैसे हमने उसमें से बाहर निकाला तो मर्क्यूरी लेवल नीचे गिर जाता है. Now reasons for using mercury in a thermometer. mercury ही क्यों यूज करते हैं थर्मोमीटर में, भी हमने पढ़ा कि थर्मोमीटर में mercury होता है. So mercury ही क्यों यूज करते हैं. Mercury is used in the thermometer because of the following reasons. So here children, a few reasons are given. Let's read it. So here children, the first point is it neither wets the glass nor sticks on the walls in capillary tube. So जो कैपिलरी ट्यूब है ना उसको उसके वॉल्स पे चिपकता है ना ही उसे गीला करता है. Now the second point is it is easy to observe the level of mercury clearly as it is opaque and shiny. मर्क्यूरी को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है. क्यों? क्योंकि ये ओपेक है, मींस ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये शाइनी होता है, इसलिए आराम से कोई भी कहीं भी इसमें देख सकता है. Now the third point is it remains in the liquid state for a wider range of temperature. So अगर ज्यादा टेम्परेचर की भी बात की जाती है तो भी ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है. Fourth one is it can be obtained and purified easily. इसलिए easily से ढूंढा जा सकता है और प्यूरिफाई भी किया जा सकता है. Fifth point is as it is good conductor of heat, it takes up lesser heat from the body. क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हीट का, इसलिए क्या करता है, ये लेस हीट लेता है बॉडी से और एक्सपैंड करता है क्विकली टू शो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. टेम्परेचर को दिखाने के लिए क्विकली जो है एक्सपैंड करने लगता है. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स that through which we got the reason of why mercury is used in a thermometer. Now let's learn about the disadvantages of using mercury. अभी तो हमने पढ़ा कि क्यों हम यूज करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है. मर्क्यूरी हैज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो एंड दीज आर एज फॉलोज. इट कैन नॉट रजिस्टर वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर. ये जो है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के लिए नहीं है. इट हैज अ हाई डेंसिटी दैट में चेंज द 0 पॉइंट ऑफ टेम्परेचर. इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, जो क्या कर सकती है, पॉइंट को जीरो ये चेंज कर सकती है 0 पॉइंट टेम्परेचर का. सम अदर काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर एज फॉलोज. अब कुछ और थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज अल्कोहल थर्मोमीटर. So children, here you can see there's a picture of another thermometer in front of you, and this is alcohol thermometer. So an alcohol thermometer is the one in which alcohol is used in place of mercury. So mercury की जगह यहाँ पे alcohol thermometer में क्या यूज किया जाता है, alcohol यूज किया जाता है. The advantage of using this alcohol in the thermometer are क्या क्या advantages है, let's learn. It is less costly, ये बहुत कम खर्चे वाला है. And it is less harmful than mercury. mercury से कम harm होता है इसमें. Alcohol thermometers can measure much lower temperature as compared to mercury thermometer. So जो भी mercury thermometer है उससे भी बहुत कम अगर टेम्परेचर है तो वो भी ये alcohol thermometer measure कर सकता है. But the main drawback of this is that it can measure temperature only up to 78 degree Celsius. सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस अल्कोहल थर्मोमीटर का है कि ये सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर सकता है. लेकिन जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है इट कैन मेजर मच हायर टेम्परेचर, ये जो है ज्यादा टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है. सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ इट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिजिटल थर्मोमीटर. A digital thermometer is becoming very popular these days. So आजकल हम इन्हें ज्यादा यूज कर रहे हैं and it has many advantages. के बहुत सारे advantages हैं. These are
as follows. क्या क्या एडवांटेजेस है? Mercury is not used in such thermometer. अब इस थर्मामीटर में मर्क्यूरी की जरूरत नहीं है. रीडिंग इज एक्यूरेट, जो भी रीडिंग है वो एक्यूरेट हमें शो होती है स्क्रीन पे. इट इज इकोनॉमिकल मींस बहुत सस्ता है. एंड इट हैज अ प्लास्टिक बॉडी सो देयर इज नो फियर ऑफ ब्रेकेज. इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक की बनी है इसलिए ये टूटने का डर इसमें खत्म हो जाता है. इट इज इजी टू यूज, ये बहुत ही आसान है यूज करना. Now children, let's learn about the maximum minimum thermometer. So here there is another thermometer जिसका नाम है maximum minimum. Maximum minimum thermometer is used to record the maximum and minimum temperature of an area during 24 hours of a day. So ये जो thermometer है वो किस काम आता है? वो measure करने के काम आता है किसी भी जगह का maximum या फिर minimum temperature पूरे 24 घंटे में कितने आ रहा है ये बताने के काम आता है. Now let's learn about flow of heat. When two bodies that are at different temperatures are kept in contact with each other. जब दो एक जैसी चीजें एक साथ रखी जाती है, दो अलग अलग बॉडीज को एक साथ रखा जाता है एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो क्या होता है? हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. सो जिस भी बॉडी का टेम्परेचर हाई है वहां से वो हीट फ्लो होके लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में शिफ्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब्स फील कोल्ड. आइस क्यूब जो है क्या आते हैं? ठंडे होते हैं. इट इज बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. क्यों ऐसा लगता है हमें आइस क्यूब ठंडे क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, while that of ice is 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन क्योंकि जो आइस है उसकी जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसलिए हमें जो है आइस कैसा लगता है? ठंडा लगता है. A hand is at a higher temperature than ice on touching ice cube. हमारे जो हाथ है वो आइस क्यूब से हायर टेम्परेचर पे होते हैं. Heat flows from a hand to ice cube and feel cold. So हमारे बॉडी का जो हीट है वो आइस क्यूब तक जाता है और हमें बताता है कि आइस क्यूब ठंडे. Therefore an object feels cold on touching when heat from a body flows to that object. जब हमारे हाथ की मीन्स हमारे बॉडी की जो हीट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करती है और वहां तक फ्लो करती है तब हमें पता चलता है वो ऑब्जेक्ट जो सामने वाला है वो कोल्ड है. When we touch the water taken from a geyser, जब हम गीजर में से निकला हुआ पानी को अगर टच करते हैं तो क्या होता है? It feels hot. हमें hot feeling होती है. क्यों? क्योंकि it is because the water taken from the geyser is at much higher temperature than our body. हमारी बॉडी 37 डिग्री है लेकिन वो जो गीजर का पानी है वो हमारी बॉडी से ज्यादा होता है कंपेयर टू आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी के टेम्परेचर से अगर हम कंपेयर करें तो गीजर के पानी का जो हीट है वो ज्यादा होता है इसलिए हमें वो हॉट लगता है. On touching this water, heat flows from the water to our hand. अब जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को छूते तो जो उस पानी का जो हीट है वो हमारी बॉडी तक आता है. As a result, water feels hot. इसलिए हमें वाटर जो है हॉट लगता है. Thus, an object feels hot on touching when we receive heat from that object. तो ऑब्जेक्ट हमें जो कैसा लगता है? हॉट लगता है जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को छूते हैं. On placing a hot body in contact with a cold body, जैसे हम किसी हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है? It is seen after some times that the hot body become less hot and the cold body becomes less cold. तो क्या होता है ऐसे केस में? जो हॉट बॉडी है वो कम हॉट होती है और जो कोल्ड बॉडी है वो कम कोल्ड हो जाती है. This is because the heat flows from the hot body to the cold body. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हॉट रहता है सब्सटेंस वो कोल्ड तक ट्रांसफर हो जाता है. A body that loses heat is said to be at a higher temperature. तो जो हॉट चीज है वो जब कूल होने लगती है तो उसे कहा जाता है वो जो ऑब्जेक्ट है वो हायर टेम्परेचर पे है देन द बॉडी दैट रिसीव्स हीट. उसका बॉडी के कंपैरिजन में जिसे कम गर्मी मिली है. Now, when two bodies are in contact with each other and no heat is flowing from one body to other. अब दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकिन कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रही है एक से दूसरे में तो क्या होता है?
they are said to be in the state of thermal equilibrium. So ऐसे केस को हम कहते हैं thermal equilibrium. The exchange of heat between them is zero. इन दोनों bodies के बीच में कोई भी exchange of heat नहीं हो रहा, इसलिए कहते हैं इसे zero. Now children, let's learn about transfer of heat. Transfer of heat is defined as a flow of heat from one body to another or from one part of the body to another. So transfer of heat क्या है? एक से दूसरी चीज में heat का पहुंचना ही transfer of heat है. It can take place in 3 different ways. 3 तरीके हैं जिससे ये हो सकता है. Let us understand it with the help of an example. A teacher wants to distribute apples to the whole class. There are 3 ways of doing it. अब टीचर एक है, वो चाहती है कि पूरी क्लास को एप्पल्स मिल सके. अब 3 तरीके हैं जिससे वो एप्पल्स को बांट रही है. She can ask the students to stand in the line. अब वो कह सकती है बच्चों से कि लाइन में खड़े हो जाओ. She hand overs the apple to the first child who passes it to the third, and this process continues till each student has an apple. So क्या होगा? वो एक बच्चों को कह दिया उसने लाइन में खड़ा हो जाओ, और पहले बच्चे को उसने एप्पल दिया और उसने कहा पास इट ऑन, जब तक आखिरी बच्चे को एप्पल नहीं मिल गया और जब तक सबको एप्पल नहीं मिल गया. दूसरा तरीका क्या है? She can ask each student to come to her one by one, take an apple and then go back to his her seat. दूसरा तरीका ये है कि वो हर बच्चे को नाम से बुला रही है और कह रही है जाओ एप्पल को लो और अपनी सीट पे जाओ. थर्ड तरीका क्या है? She can throw apples towards students and they can catch them. तो तीसरे तरीके में यहाँ पर टीचर ने क्या किया? एप्पल को लिया और थ्रो करना स्टार्ट कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया और बच्चों से कह दिया कैच करने को. Similarly, there are 3 modes of transfer of heat. So 3 तरीके हैं यहाँ पे heat के transfer के. The first is conduction, convection and radiation. So these are the 3 forms. Conduction is similar to the first method of distributing apples. So जो पहला मेथड था एप्पल को एक सीरीज में बच्चों को खड़ा करके उन्हें पास ऑन करना, this is conduction. Convection is similar to the second method. अब second method में क्या हुआ था कि हर टीचर ने हर बच्चे को अपने पास बुलाया और हर उस पर्टिकुलर बच्चे को दिया, तो ये क्या है? Convection. And radiation is the third method of distributing apple. So children, the radiation is the third method of distributing the apples that we have learned here. That teacher is throwing the apples to the students and students are catching it. Now let us learn about all of these methods in detail. So the first method here is conduction in solids. It is a process of transfer of heat from the hot end to the cold end, from particle to a particle to a medium. So पहला क्या है? कंडक्शन क्या है? ये है हीट का ट्रांसफर एक से दूसरे में जाना, एक एंड से दूसरे एंड तक जाना, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाना. Thus a medium is needed for the transfer of heat by conduction. So यही एक मीडियम है जिससे हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है कंडक्शन के द्वारा. It mainly occurs in solids. Solids में ये होता है. Let us understand how the transfer of heat occurs in solids by conduction. So कैसे ये occur करता है in the case of solids. Conduction occurs in solids because the molecules are very closely packed in solids. So solids में जो molecules होते हैं वो बहुत ही आपस में closely packed होते हैं. इसलिए क्या होता है? They can move only to and fro about their fixed position. So इसलिए क्या होता है? ऐसे केस में जो molecules हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहते हैं या अपने फिक्स पोजीशन में मूव कर सकते हैं. They do not leave their position, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं. On heating one end of the solid, the molecule at this end absorbs energy. एक एंड को जब हम गर्म करते हैं तो दूसरे एंड तक वो गर्मी पहुंचने लगती है. They begin to move to and fro
more rapidly and collide with the neighboring molecule. So ये मॉलिक्यूल जो है आपस में गर्म होते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं और आगे तक पहुंचते चले जाते हैं. As a result, some energy is passed to these molecules. और क्या रिजल्ट मिलता है हमें? जो कुछ एनर्जी है वो इन मॉलिक्यूल्स तक पास होती चली जाती है. So these molecules begin to move to and fro rapidly and pass on some energy to the neighboring molecules. और ये molecules एक दूसरे को एनर्जी पहुंचाते रहते हैं. This way, the heat energy get transferred from one molecule to another through the length of a rod. और इसी तरीके से ये जो molecules है आपस में एनर्जी पहुंचाते हैं and पूरे रॉड के लेंथ तक ये पहुंच जाते हैं. In order for conduction of heat to take place, the following conditions must be fulfilled. So क्या क्या condition fulfill होना चाहिए? There should be a temperature difference between two bodies and two ends of the same body. So temperature difference होना चाहिए. The two bodies at different temperature should be direct contact with other. So दो bodies जो हैं जिनके अंदर temperature difference है उनके क्या होना चाहिए? दोनों के direct contact एक दूसरे से होने चाहिए. Now good and bad conductor of heat. तो हीट के क्या क्या गुड और बैड कंडक्टर है? लेट्स सी. देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली. सो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हेल्प करते हैं हीट को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में. दे आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ऐसे सब्सटेंसेस को गुड कंडक्टर कहा जाता है हीट का, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, मर्क्यूरी. सो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे गुड कंडक्टर हैं. There are some substances that do not allow heat to pass through them. So कुछ चीजें ऐसी हैं जो हीट को पास होने नहीं देती हैं. And they are called bad conductor of heat or insulators of heat. Example, wood हो गया, plastic, mud, coke, cotton, wool, elasticin, etc. So ये सारे bad conductor हैं हीट के, जो जिससे हीट पास ऑन नहीं होती. Application of good and bad conductor of heat. Cooking utensils are made of metals like copper, brass, etc. So जो भी cooking utensils हैं वो किस चीज से बनते हैं? कॉपर से, ब्रास से या फिर बाकी चीजों से. As the metals are very good conductors of heat, their handles are made of wood or as wood is a bad conductor of heat. As a result, we are able to hold the utensil. So जो भी बर्तन हम अपने घर में यूज करते हैं वो मेटल से बनते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन उनके जो हैंडल्स वगैरह हैं वो किससे बनते हैं? वो वुड से या बाकी बैड कंडक्टर वाली चीजों से बनते हैं. प्लास्टिक के होते हैं या डिफरेंट अदर मटेरियल्स के बनते हैं जो जिससे हम इजीली बर्तन को पकड़ पाते हैं, क्योंकि those metals are bad conductor. Now, second point is ice is kept wrapped in gunny bags in summers because the air filled in the fine pores of the gunny bags is a bad conductor of heat. अब आपने देखा होगा कि बोरियों में जो है आइस को इकट्ठा करके रखा जाता है समर सीजन में, और जब भी आप कोई शेक वगैरह पीने जाते हो तो वो शॉपकीपर क्या करता है, उन बैग्स में से आइस को निकालता है और फिर उसको जो क्रश करके आपको शेक बना के पिलाता है. तो आइस को जो है आपने देखा होगा गनी बैग्स में रखते हैं समर सीजन में, क्योंकि जो एयर होती है उन गनी बैग्स के जो पोर होते हैं, जो छेद होते हैं, उसमें जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, जिसकी वजह से आइस आप देखोगे इसमें मेल्ट नहीं होता है. इट डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम आउटसाइड टू पास थ्रू इट टू द आइस. अब जो है वो जो पोर्स होते हैं वो हीट को उस गनी बैग्स तक पहुंचने नहीं देते, उसके अंदर जाने नहीं देते, इसलिए जो है आइस जो है मेल्ट नहीं करता है. Quilts are filled with fluffy cotton because air is trapped in fine pores of cotton. जो quilts होते हैं, जो आपकी रजाइयाँ होती हैं, जो आप विंटर में ओढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉटन को फिल करते हैं. और कॉटन जो है क्या करता है, जो भी एयर होती है उसको जो है ट्रैप कर देता है, रोक देता है अंदर जाने से उस क्विल्ट के. कॉटन एंड एयर बोथ आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. कॉटन और एयर जो है दोनों ही बैड कंडक्टर हैं हीट के.
They do not allow the heat to escape from our body and thus keep us warm. ये जो है बॉडी में से वार्मथ को निकलने नहीं देते हैं और हमें वार्म रखते हैं. Now we wear woolen clothes in winter as they have fine pores filled with air. हम जो woolen clothes पहनते हैं विंटर में, क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे pores होते हैं, छेद होते हैं जिसमें एयर फिल होता है. Wool and air are bad conductor of heat, thus heat does not escape from our body and we feel warm. इसलिए जो है उसमें से भी हीट नहीं निकलती है और हमारी बॉडी जो है वार्म फील करती है. Now the second point is in liquid and gases. Liquid और gases में क्या होता है? All liquid except mercury and gases are bad conductor of heat. So जितने भी liquids हैं mercury के अलावा वो सारे क्या हैं? Bad conductor हैं heat की. Now let us learn this with the help of these activities. Conduction cannot happen in liquids and gases as their molecules are not packed tightly. So क्योंकि इन दोनों के जो molecules होते हैं liquid और gas के वो tightly pack नहीं होते, तो इसमें हम जो है heat को conduct नहीं कर सकते. All metals are good conductors of heat. जितने भी metals होते हैं वो good conductor होते हैं heat के, but the rate of conduction of heat is different in different metals. So अलग अलग मेटल में जो हीट की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है. एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर कंडक्ट हीट मोर क्विकली देन आयरन. सो जो सिल्वर और कॉपर है वो जल्दी गर्म होगा आयंस के मुकाबले. सो चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट कन्वेक्शन. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. सो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का by the actual movement of particle. Liquid and gases are heated mainly by convection as they are bad conductor of heat. So जो भी liquid और gases होते हैं वो इस medium से ही गर्म किए जाते हैं. Solids cannot be heated by convection as their molecules are or particles are very tightly packed and thus are unable to move. So convection से सिर्फ liquid और gases को गर्म किया जा सकता है, solid को गर्म नहीं किया जा सकता. Now, let's learn about the application of convection. Ventilators and windows are provided in the room for proper ventilation. So, rooms में आप देख सकते हो ventilators और windows होते हैं जिससे हम proper ventilation में use कर सकते हैं. It is because the air that we breathe out is warm and impure. क्योंकि हम जो एयर जो बाहर जो सांस लेते हैं वो जो एयर होती है वो कैसी होती है? गर्म होती है और impure होती है. As it is less dense, it moves up and escape through the ventilator situated at a high level. क्योंकि ये जो एयर होती है बहुत ही कम डेंस होती है और जल्दी से वो ऊपर मूव कर लेती है, तो इन वेंटिलेटर से वो जो है आ या जा सकती है. On the other hand, fresh air being heavy enters the room through the doors and windows that are provided at a lower level compared to the ventilator. लेकिन जो डोर्स होते हैं हमारे घरों के उससे फ्रेश एयर अंदर आ सकती है क्योंकि वो कैसी होती है? हैवी होती है, इसलिए वो डोर से आती है. बट जो एयर जो है वार्म और इम्प्योर होती है वो हमारे वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है. Thus, a continuous convection current is developed from the bottom to the top of the room that keeps it well ventilated. तो आपने देखा होगा कि ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर जो हमारे रूम में रहती है बिकॉज ऑफ दीज वेंटिलेटर्स जो क्या करती है इस एयर को फ्रेश एयर को अंदर भेजती है और जो वार्म और जो इम्प्योर एयर रहती है उसे वो बाहर भेज देती है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट लैंड एंड सी ब्रीज इन कोस्टल एरियाज अकर ड्यू टू कन्वेक्शन. सो लैंड और सी ब्रीज के बारे में अभी हमने पढ़ा था जो कोस्टल एरियाज में होता है ये भी इस कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से ही होता है. अब कोस्टल एरियाज में क्या होता है? द ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड. सो सी ब्रीज जो है लैंड की तरफ जाता है डे में और इट इज कॉल्ड सी ब्रीज. और रात में क्या होता है? ये जो ब्रीज होती है ये ब्लो करता है लैंड टुवर्ड्स द सी. लैंड से सी की तरफ जाता है, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं. सो दिस इज द रीजन फॉर दिस. इट इज
क्या होता है इसमें? ड्यूरिंग द डे लैंड बिकम्स मोर हीटेड देन सी. सो दिन के समय में जो लैंड होता है वो ज्यादा गर्म होता है सी के मुकाबले. as above the land, air above the land becomes warmer and rises up. So लैंड के ऊपर जो एयर रहती है वो ऊपर उठ जाती है क्योंकि वो हॉट हो जाती है, और वो ऊपर उठ के कहाँ जाती है? वो जाती है लैंड से सी की तरफ, क्योंकि ये वार्म एयर है. और यहाँ सी से जो कोल्ड एयर है वो लैंड की तरफ आ जाती है. So as air moves from land becomes warmer and rises up, the cool air from the sea blows towards land. अब ये जो सी की जो कोल्ड एयर है वो लैंड की तरफ आ रही है, जिससे क्या हो रहा है? The air is taking the place of the air is everywhere. अब सी के जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ आ रही है, लैंड की वार्म एयर सी की तरफ जा रही है. And this process continues. This is called the sea breeze. अब रात के समय में क्या होता है? रात के टाइम पे जस्ट उल्टा हो जाता है. जो कोल्ड एयर होती है लैंड से वो सी की तरफ चली जाती है, और जो वार्म एयर होती है सी की तरफ का वो लैंड पे आ जाती है. At night, land cools faster than sea, and thus sea is warmer than the land. The air above the sea is warmer and rises up, and a current of air blow from the colder land to a warmer sea to take this place, and this is called the land breeze. और इस प्रोसेस को हम land breeze कहते हैं. Here you can see the picture. Land जो है warmer है डे टाइम में, तो उसकी जो वार्म एयर है वो जा रही है सी की तरफ, और कूल एयर जो है वापस जा रही है लैंड की तरफ. सिमिलरली हैपेंस इन द नाइट. अब नाइट में जो लैंड की जो कोल्ड एयर है वो सी की तरफ जा रही है, और सी की जो वार्म एयर है वो लैंड की तरफ आ रही है. द लैंड एंड सी ब्रीज आर द लोकल कन्वेक्शन करेंट्स. सो ये दो लोकल कन्वेक्शन करेंट्स है. ओशन करेंट्स आर ऑल्सो caused due to convection current in the sea. So जैसे सी में होता है convection current, वैसे ही ओशन में भी होता है. They control the temperature of the sea. ये सी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. The ocean water near the equator gets heated up more quickly than the water near the poles. जो ओशन वाटर होता है इक्वेटर के पास वो जल्दी गर्म होता है. किसके कंपैरिजन में? पोल्स के कंपैरिजन में. Thus the ocean water near the equator is warmer than that of near the poles. इसलिए जो ओशन वाटर होता है इक्वेटर के पास वो ज्यादा गर्म होता है पोल्स के कंपैरिजन में. As a result, convection current of warm water flows to the surface of ocean from the equator to the poles. So equator से लेके poles तक यही process चलता है. While below the surface of the ocean, current of cold water flows from the poles to the equator. Air conditioners are fitted at height so that the cold air generated by them moves downwards and cool the room. So जो भी एयर कंडीशनर्स होते होंगे आपने देखा होगा ये हाइट पे लगाए जाते हैं. क्यों? ताकि ये जो कूल एयर जो दें वो नीचे की तरफ जाए और कमरे की जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ होती है. The room heaters are placed at and near the floor of the room so that the air heated by them rises up and sets up the convection current in the room, thereby heating the air in the room quickly. और जो हमारे कमरों में रूम हीटर लगे होते हैं आपने देखा होगा वो ग्राउंड पे हम लगा देते हैं, फ्लोर पे लगा देते हैं ताकि वो एयर को वार्म करके उसे ऊपर भेजे जाए और ऊपर के जो कोल्ड एयर है वो वापस आके हॉट हो जाए. Now what are the characteristics of convection? Material medium is necessary for convection. It is not necessary that the particles of the medium should be compact. ये जरूरी नहीं है कि जो particles हैं वो compact होने चाहिए. Material medium is very important. That is why liquid and gases can transmit heat through convection but not the solids. इसलिए क्या होता है कि जो liquids और gases होते हैं वो heat को transmit कर सकते हैं convection के द्वारा, लेकिन सॉलिड्स नहीं कर सकते. फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम इज एसेंशियल. सो ट्रांसमिशन अगर हमें करना हीट का कन्वेक्शन के द्वारा तो क्या होगा? एक्चुअल मूवमेंट पार्टिकल का
होना चाहिए. Now we have learned about convection. Let's learn about radiation. It is a process of heat transfer in which the heat passes directly from the body to other without affecting the medium. So medium को बिना affect किए जो heat है वो एक body से दूसरी body में transfer हो जाती है. This means that no medium is needed for heat transfer by the process of radiation. So रेडिएशन ये कहता है कि किसी भी मीडियम की जरूरत इसे नहीं है हीट को ट्रांसफर करने के लिए. इन वैक्यूम हीट ट्रांसफर अकर्स ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. सो वैक्यूम जब होता है वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह में, इसमें भी जो हीट होती है वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है. द एग्जाम्पल गिवन बिलो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड क्लियरली द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट इट. When we sit in the sun, we feel warm. हम जब सन में बैठते हैं तो क्या होता है, हमें गर्मी लगती है. We cannot get heat from the sun by conduction or convection. So इन दोनों प्रोसेस से हमें ये हीट नहीं मिल रही है. As both need a material medium, दोनों को एक material medium चाहिए. So, however, most of the space between the earth and the sun is a vacuum. Earth और sun के बीच में जो space है वो एक वैक्यूम क्रिएट है वहां पे. देयर इज नो मटेरियल मीडियम, हेंस वी गेट हीट फ्रॉम द सन थ्रू रेडिएशन. इसलिए जो हमें हीट मिलती है सन से वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है. व्हेन वी सिट नियर अ फायर वी फील वार्म. जैसे हम किसी फायर के पास बैठते तो हमें क्या लगता है, हमें गर्मी लगने लगती है. इफ वी होल्ड आवर हैंड्स बिलो अ लाइटेड बल्ब, अगर एक जलते हुए बल्ब के नीचे हम अपना हैंड लगा दें तो क्या होगा, आवर हैंड्स विल फील वार्म, हमारे हाथ में गर्मी लगेगी. इन दिस केस वी डू नॉट गेट हीट बाय द कंडक्शन एज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो ऐसे केस में हमें हीट नहीं मिलती है कंडक्शन के द्वारा क्योंकि एयर इज बैड कंडक्शन ऑफ हीट. वी डू नॉट गेट हीट बाय कन्वेक्शन एज हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप. हमें जो है कन्वेक्शन से भी यहाँ पे हीट नहीं मिली क्योंकि हॉट एयर हमेशा ऊपर जाती है. इट डज नॉट मूव टू डाउनवर्ड्स और साइडवेज, ना तो वो नीचे जाती है और ना ही वो साइड में जाती है. दिस इंडिकेट्स दैट वी गेट द हीट फ्रॉम द फायर और लाइटेड बल्ब थ्रू रेडिएशन. सो इससे पता चल रहा है कि जो लाइट जो फायर से हमें हीट मिल रही है या फिर इस लाइटेड बल्ब से मिल रही है वो किससे मिल रही है, थ्रू रेडिएशन. When radiation falls on a body, जब किसी बॉडी पे रेडिएशन गिरता है, the body absorbs some of them. तो बॉडी क्या करती है, उसको थोड़ा बहुत absorb कर लेती है. As a result, the body becomes warm. और इसलिए बॉडी वार्म हो जाती है. Different substances absorb different amount of radiation. So अलग अलग substance अलग अलग amount of radiation को absorb करती है. Some bodies absorb more radiation while some bodies absorb less radiation. So कुछ bodies को जो है कम रेडिएशन को absorb करती है और कुछ ज्यादा रेडिएशन को absorb करती है. The body that absorbs more radiation becomes warm. वो बॉडी जो ज्यादा रेडिएशन को absorb करती है वो वार्म हो जाती है और जो कम को करती है वो लेस वार्म रहती है. The black and dull surface absorbs more radiation. So black और dull surface जो होते हैं वो ज्यादा रेडिएशन को absorb करते हैं as compared to white and shiny surface. The following activity will help us understand it. Lamp black or platinum black is considered to be almost a perfect black body. So lamp black या फिर platinum black है अगर कोई भी body तो उसे perfect black body कहा जाता है. Now application of radiation. When we wear white clothes in summer, as they absorb, we wear white clothes in summer as they absorb less heat of the sun and keep us cool. So जब समर सीजन आता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो सन की रेस को कम से कम ऑब्जर्व करते हैं जिससे हम कूल फील करते हैं. When we wear black and dark clothes in winter, विंटर सीजन में ब्लैक या फिर डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं as they absorb most of the heat of the sun and keep us warm. ये सन के हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं और हमें वार्म रखते हैं. The bottom part of cooking utensils is painted black so that it can absorb more heat
and food gets rapidly cooked. So जो bottom होते हैं utensils के उसे black color से coat किया था ताकि वो जल्दी से गर्म हो सके और खाना जल्दी पक सके. Room heaters are provided with shiny reflectors. Room heater में आप देख सकते हो shiny reflectors होते हैं. Means room heater के जो पीछे का portion होता है आप देखते हो वो बहुत चमकता रहता है, shine करता रहता है. Because shiny surface absorb very less heat. क्योंकि जो shiny surface होते हैं वो heat को कम absorb करते हैं, जिसकी वजह से वो heat reflect होकर हमारे तक आती है. Now, what are the characteristics of radiation? Radiation does not need any material medium and it does not need molecular motion also. It can pass through vacuum. Now, children, let's recall what we have learned here. Heat is a form of energy that flows from a hot body to a cold body. Temperature measures the degree of hotness and coldness of the body. The thermometer is a device used for measuring temperature. Mercury is a liquid most commonly used in thermometers. There are different types of thermometers available such as alcohol thermometer, digital, maximum, minimum thermometers. Heat is a form of energy that flows from hot body to a cold body till they achieve the equilibrium. Both are at the same temperature. There are three modes of transfer of heat: conduction, convection and radiation. Conduction is the chief mode of transfer of heat in solids. Substances that conduct heat are called conductors of heat and the substances that do not conduct heat are called insulators. So convection is a mode of transfer of heat in liquid and gases. Black surfaces absorb more radiation than white and shiny surfaces. Now children, here few questions are given, you have to answer them. Name any two sources of heat. So here you have to write down the two sources of heat are, you can write here sun or the other one is your homework, you have to write it here. Now give the temperature of melting ice cube and pure boiling water. Melting ice is 0 degree Celsius and pure boiling water is 100 degree Celsius. Name the mode of transfer of heat from sun to the earth. So here the mode is radiation. Which is the mode of transfer of heat wherein the heat travels from one particle to another. So एक particle से दूसरे particle में and the thing goes is conduction. List of characteristics of convection. So here this you have to do on your own. Which of the two is a conductor of heat? Aluminium or sandwich? So aluminium is a good conductor of heat. Why does the water taken from the geyser feel hot? Because our body temperature is 37 degrees Celsius and the water that comes from the geyser has a higher higher temperature. So because of this higher temperature, the whenever we touch the hot water, that higher temperature comes in contact with our body and we feel hot. What are the two conditions that must be fulfilled for conduction or to take place? So this you have to write on your own. A clinical thermometer has markings in the short range only. Q. The clinical thermometer has a marking in a short range only because it is used by humans for body temperature और body temperature जो है बहुत ही कम होता है. It starts from 37 degrees Celsius and till 40s it goes. Now, can there be thermometer without heat? So, this you have to think and answer, children. So, these are the question answers that we have done. So, children, these are the question answers that we have done. I hope you have understood the chapter. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay later.